तो पूरे 40 नंबर की तैयारी की जाएगी इस क्लास में। तो देखिए, और जो हमारा मॉक टेस्ट है वह दूसरा है। और यह मैं काफ़ी दिनों से आपका वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि आपका एएलपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो अब एएलपी के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप सबको जो हमारा 40 नंबर पूछे जाना है टेक्नीशियन ग्रेड ग्रेड थर्ड के लिए, इसकी भी तैयारी चलेगी। तो देखिए देखिए इसमें आपके टोटल 15 मॉक टेस्ट हैं और आपको न्यूमेरिकल के साथ यह क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो ओआरएस का डोज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और अंत तक बने रहिए। पूरे 40 नंबर की तैयारी हम देखने वाले हैं एक ही वीडियो में, और छोटी सी वीडियो होगी और कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो देखिए, जनरल साइंस का हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दबाव का ईसाई इकाई क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, दबाव का ईसाई इकाई क्या होता है। तो देखिए, दबाव का इकाई क्या होता है। या तो हमारा पास्कल होता है, क्या होता है देखिए ध्यान से, या तो हमारा पास्कल होता है या हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए, यही दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है 52 नंबर, कि स्क्रू गेज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। कह रहा है ऑप्शन में लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, स्क्रू गेज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये आपके लंबाई के किसके, तो एक लंबाई मापन वाला उपकरण जो मुख्य रूप से एक पतली तार के व्यास के मापन के लिए उपयोग किया जाता है उसे आपका स्क्रू गेज कहा जाता है। तो आपका देखिए, यह इस तरह से आपका होता है, यह आपका इस तरह से आपका होता है। यहाँ पे ये आपका स्क्रू गेज होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ फंसा देते हैं बीच में, तो यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे जब चूड़ी चढ़ाते हैं तो आपके टाइट होता जाता है ये। आगे देखिए, तीसरे नंबर पे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि 53 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। क्या करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, अगर बात करें सूची 1 सूची 2 से, तो देखिए थोड़ा मैं और छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। तो देखिए, डी का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी का हमारा ए हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, 1 मिनट जरा देखने दीजिए। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी का हमारा, ये देखिए डी हमारा यहाँ पे है, इसका हो जाएगा एल पे -2 और टी पे -2। गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको देखिए एल पे -2 टी पे -2, यानी डी ए का दूसरा हो जाएगा। यहाँ देखिए डी नंबर है ऑप्शन ना, देखिए ए का हमारा दूसरा हो जाएगा। देखिए ए हमारा दे रखा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे जी से डिनोट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा दूसरा, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा, यानी ए का हमारा दूसरा हो जाएगा। और क्या बचा, फिर बी का हमारा चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी का हमारा चौथा हो जाएगा। देखिए बी का हमारा चौथा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और यहीं पे देखिए सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हमारा पहला हो जाएगा एल पे -2 और टी पे -2। और यहीं पे देखिए आप और क्या हो जाएगा, और डी का हमारा तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी का हमारा तीसरा हो जाएगा। ये तीसरा दे रखा है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा आपका, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से आप एक बार मैच कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, सही सार्थक अंकों के मान को पूर्णा पूर्णकित करने के बाद आपका 55.3 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल मीटर आपका स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। अगर 54 नंबर विकल्प की बात करें, तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी दे रखी है, तो आपके 55.3 मीटर दे रखा है। और आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई कितना दे रखा है, तो आपका 25 मीटर दे रखा है। और क्या पूछ रहा है हमसे, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, तो लंबाई यानी एल एल इंटू हमारा बी होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो देखिए यहीं पे हम रख देंगे क्या, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए लंबाई कितनी दे रखी है, तो हमारा 55.3 मीटर दे रखा है, और गुणा लगा देंगे
और 25 मीटर हमारी चौड़ाई दे रखी है। कितना? 25 मीटर चौड़ाई दे रखी है। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 1382 और दशमलव हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1382.5 आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 13.8 और गुणे 10 के घाते हमारा 2 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 के घाते 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ पे दे रखा है? देखिए यह विकल्प नंबर हमारा बी में दे रखा है। बी हमारा विकल्प नंबर बी 54 है ना, एक मिनट देखने दीजिए। हाँ 54 है। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आपका एक और आगे घुसकेगा तो यह आपका हो जाएगा 14 गुणे 10, 10 पे 2 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका परिणामी 2 अंक जो आपका सार्थक अंक होना चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 55 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? कह रहा है पेट्रोलियम ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, कोयले से ऊर्जा, ए और सी दोनों। तो देखिए 55 का हमारा हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। कौन सा? ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। कह रहा है देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका व्यापक रूप से इस तरह उपयोग किया जाता है कि उनको ज्ञात भंडार काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। इनकी लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और डीजल इसमें आपके शामिल होते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा और हमारा सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 56 नंबर कि एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड के लिए अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य आपका डैश डैश होता है। तो विकल्प कह रहा है नकारात्मक, शून्य, लगातार या सकारात्मक। तो देखिए 56 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और अभिकेंद्र बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस प्रकार अपकेंद्रीय बल द्वारा जारी किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। और देखिए यही 57 नंबर क्या पूछ रहा है कि संयंता बलों के उत्प्लावकता के अनुपात को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो यही कह रहा है कि पांड्रेल संख्या, काल्बन कारक, न्यूसेल्ट संख्या या ग्रासाफ संख्या। तो 57 का हमारा अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा ग्रासाफ संख्या। देखिए संयंता बलों के उत्प्लवकता उत उत्प्लवकता के अनुपात को ग्रासाफ संख्या के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक संवहन में ग्रोहप संख्या रेनॉल्ड्स संख्या के अनुरूप है। मजबूर संवहन है। ग्राफ्स संख्या उत्प्लावन बल और शयन बल के अनुपात को दर्शाती है। उच्च जीआर संख्या के अर्थ है प्राकृतिक संवहन प्रवाह में वृद्धि। तो हमारा विकल्प इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है कि एक भाप पाइप को एक दूसरे के ऊपर रखे गए दो इंसुलेट सामग्री द्वारा इंसुलेट किया जाता है। अच्छे नतीजे के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए विकल्प हमारा पहला हो जाएगा कि अगर हमें ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जिसमें कम ऊष्मा हस्तांतरण की क्षमता हो, इसलिए हमें ऐसे सामग्री का चयन करना चाहिए जिसमें तापीय चालकता कम हो ताकि सामग्री के मध्य से गर्मी न्यूनतम हो। हम दोनों तरफ से कम तापीय चालकता सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि आखिरकार हमें ऊष्मा हस्तांतरण की दर को कम करने की आवश्यकता होती है। तो विकल्प हमारा देखिए बेहतर इंसुलिन को पाइप के ऊपर रखा जाना चाहिए जिसका ऊपर इंसुलिन होना चाहिए। तो 58 का हमारा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही क्या कह रहा है 59 नंबर कि कुल ऊष्मा के डैश डैश के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो कह रहा है वाष्प को द्रव में बदलने के लिए, वाष्प को वाष्प में बदलने के लिए, और सी कह रहा है किसी द्रव या वाष्प को तापमान बढ़ाने के लिए, या डी कह रहा है भाप में बदलने और उससे अत्यधिक गर्म करने में। तो देखिए 59 का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। देखिए कुल ऊष्मा का वह ऊष्मा होता है जो पानी को भाप में बदलने और उसे अत्यधिक गर्म करने के लिए आवश्यक है। कुल ऊष्मा एक तापमान पर पदार्थ के गलनांक को द्रव के इकाई द्रव्यमान को किसी अन्य अन्य दिए गए तापमान पर संतृप्त वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा का ऊष्मीय समतुल्य होता है। तो विकल्प हमारा देखिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 59 में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक काइल का क्या दे रखा है देखिए, एक काइल का अधिष्ठापन L बराबर 10 हर्ट्ज है और प्रतिरोध R बराबर 5 ओम दे रखा है। यदि बैटरी की लागू वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है तो 1 मिलीसेकंड में बंद हो जाती है। तो प्रेरित विद्युत चुम्बकीय बल ज्ञात करना है।
तो प्रेरित विद्युत चुम्बकीय बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ हमारा कॉइल का स्थापन दे रखा है आपका 10 हर्ट्ज दे रखा है। और प्रतिरोध आप देखिए यहाँ पे R बराबर 5 ओम दे रखा है। और बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे आपका 10 वोल्ट दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा LI हो जाएगा। और देखिए, और यहाँ पे कब बात करें ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीट इसे सॉल्व करेंगे तो विकल्प हमारा ए आएगा। दो दो गुणे 10 पे 4 वोल्ट आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 10 बटा हमारा 5 हो जाएगा। और बराबर इधर हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना, 5 से जब 2 को काटेंगे हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा। 1 मिली सेकेंड में सर्किट बंद हो जाएगा। तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा डी टी बराबर 1 गुणे 10 पे -3 हो जाएगा। और ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए, और प्रारंभ करने वाले EMF पे प्रेरित होंगे तो देखिए 10 गुणे यह क्या हो जाएगा, 2 सही, और बटे हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 पे हमारा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह जब ऊपर जाएगा आपका एक इसमें जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 पे 4 वोल्ट हो जाएगा। पहला इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में कई परिपथ घटक के किसी भी संधि के लिए किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण के आधारित होता है। कह रहा है द्रव्यमान, आवेश, रेखीय संवेग और ऊर्जा। तो देखिए अगर 61 नंबर की बात करें तो यह विकल्प बी हो जाएगा हमारे आवेश पे। देखिए किसी विद्युत परिपथ में कई परिपथ घटक किसी संधि के लिए किरचॉफ का पहला नियम आवेशिक संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का पहला नियम, इस नियम की संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। और इसे केसीएल के नाम से भी जाना जाता है। इसे केसीएल के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए, इसके अनुसार एक संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो हमारा देखिए इसमें विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक छात्र को आपका टेस्ट रजिस्टर के साथ उच्च प्रतिरोध यानी R1, एक छोटा प्रतिरोध R2, दो समान गैल्वेनोमीटर G1 और G2, 4 वोल्टेज स्रोत भी प्रदान किया जाता है। प्रयोग करने के लिए सही परिपथ आपको क्या कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 आपको दे रखा है प्रयोग करने के लिए परिपथ, इनमें आपका उचित कौन सा होगा। देखिए विकल्प हमारा सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका इसमें सी हो जाएगा, कि देखिए ये हमारा R1 है, क्या है, ये हमारा R1 है। और थोड़ा सा सही आया नहीं, ये हमारा क्या है, तो G1 है। यहाँ पे हमारा G1 है। और ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा R2 दे रखा है और आपका भी है, यहाँ पे भी दे रखा है। तो ओम को सत्यापित करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग एमीटर और दूसरे गैल्वेनोमीटर का उपयोग वोल्ट मीटर के रूप में किया जाता है। वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, समांतर जुड़ा हुआ एमीटर में कम प्रतिरोध श्रृंखला में होना चाहिए। देखिए विकल्प हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि यदि लंबाई L है और अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल ए के धातु के तार को R बराबर L/A के रूप में दिया जाता है, तो आपको ये सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। अनुप्रस्थ काट के सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। तो विकल्प कह रहा है चालकता है और प्रतिरोधकता है, विद्युतशीलता है या संवेदनशीलता है। तो 63 का हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चालकता। देखिए प्रतिरोध विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के परिपथ के माप को इसका प्रतिरोध कहा जाता है। एक तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई, क्षेत्र और धातु प्रतियोगिता पर निर्भर करती है। विकल्प हमारा इसमें ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है, कि 220 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पर संचालित 4 ध्रुव एकल फेज प्रेरण मोटर की गति क्या होगा। तो देखिए F बराबर कितना दे रखा है, तो F बराबर हमारा 60 हर्ट्ज दे रखा है। और P बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो P बराबर हमारा हो जाएगा 4। तुल्य अगर तुल्यकालिक गति नियम द्वारा जारी करें तो देखिए N बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो N बराबर हमारा हो जाएगा 120 F
अपॉन में हो जाएगा हमारा पी, अपॉन में पी हो जाएगा। एफ बराबर जो देखिए एफ बराबर यहाँ देख क्या हो जाएगा, तो हमारा अगर एफ बराबर हाइड्रोजन में आवृत्ति है, पी ध्रुवों की संख्या है और एन क्या है, तो आरपीएम में तुल्यकालिक गति है, तब देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, इसी पे हम मान रखेंगे। देखिए इसी पे मान रखेंगे एन बराबर, देखिए इसी पे मान रखेंगे 120 गुणे हमारा 60 हो जाएगा और हमारा बटे में 4 हो जाएगा। देखिए ये आपका कटेगा किससे, तो यह कटेगा आपका 4 तियाँ 12 यानी 30 गुणे 60 आ गया। कितना आ गया, 30 गुणे 60 आ गया, तो 6 त्रिक 18 और 2 जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा 1800 आरपीएम हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर कह रहा है कि एकल फेज वाले प्रेरण मोटर में एक केंद्र प्रसारक स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विकल्प ए कह रहा है कि अतिभार से मोटर की रक्षा करने के लिए, या बी कह रहा है मोटर की शुरुआती प्रदर्शन में सुधार के लिए, या सी कह रहा है एक उचित तत्काल पर प्रारंभिक कुंडली को काटने के लिए। देखिए 65 का विकल्प नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि एकल फेज वाले प्रेरण मोटर में एक केंद्र प्रसारक स्विच का प्रयोग प्रयोग एक उचित तत्काल पर प्रारंभिक कुंडली को काटने के लिए किया जाता है। एकल फेज वाले मोटर में दो कुंडली होती है, सख्य कुंडली और सहायक कुंडली। दोनों कुंडली स्टेटर पर स्थिर होते हैं। मोटर में मोटर शाफ्ट से जुड़े इसका आवरण से अंदर एक अपकेंद्रीय स्विच होता है। अपकेंद्रीय स्विच एक परिपथ पर चालू करता है और बशर्ते मोटर को चालू करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। जब एक मोटर अपने संचालन गति पर आ जाता है तो स्विच बूस्ट परिपथ के सहायक कुंडली को अलग कर देता है। तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 66 ऑप्शन यही क्या क्या कह रहा है, कह रहा कि शैथिल्य मोटर के लिए उपयुक्त होता है। कह रहा पंखा, ब्लोअर, ध्वनि उपकरण और मिक्सर ग्राउंडर। तो शैथिल्य मोटर के लिए क्या उपयुक्त होता है, तो देखिए 66 में हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा ध्वनि उपकरण। देखिए शैथिल्य मोटर ध्वनि उपकरणों के लिए उपयुक्त होता है। शैथिल्य मोटर ध्वनि उत्पादन उपकरण और उच्च गुणवत्ता वाले रिकॉर्ड प्लेयर, समय उपकरण और विद्युत घड़ी, प्रिंटर, टेप रिकॉर्डर के लिए उपयुक्त होता है। विकल्प हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही देखिए 67 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे का तापमान पर द्रव अवस्था में आपका हो जाता है। तो कह रहा है लिथियम है, सोडियम है, फ्रेंसियम है या सीरियम है। तो चार विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए अगर बात करें 66 की, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा फ्रेंसियम। कमरे के तापमान पर फ्रेंसियम द्रव अवस्था में होता है। फ्रेंसियम, सीजियम, गैलियम और रुबिडियम सभी धातुएं हैं। इन तत्वों के द्रव होने के कारण उनके इलेक्ट्रॉनों को परमाणु नाभिक से मजबूती से बांधना है। मूल रूप से परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों के पास परमाणुओं को साझा नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें ठोस से तरल पदार्थ में अलग करना आसान हो जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 68 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशक है जिसको घरेलू प्रतिशकों में आपका प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि नियान है, ऑक्सीजन है, फ्रेन है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 का हो जाएगा विकल्प नंबर सी हमारा फ्रेन हो जाएगा। देखिए फ्रेन सामान्य आपका प्रशीतक होता है, इसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है। फ्रेन एक साधारण फ्लोराइड युक्त आपका स्कंद कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग वाणिज्य और उद्योगों में किया जाता है। तो विकल्प हमारा फ्रेन करेक्ट हो जाएगा 68 में। आगे देखिए क्या कह रहा है 69 नंबर कि आपका टेट्रा इथाइल लेट तेल पेट्रोल में मिलाया जाता है। कह रहा है इसको जमाने से रुकने के लिए और इसको फ्लैश पॉइंट को बढ़ाने के लिए, या एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए, या इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए। तो 69 का देखिए विकल्प हमारा सी हो जाएगा एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए। देखिए आपके टेट्राथाइल तेल पेट्रोल में मिलाया जाता है ऐसा करने के लिए कि आपके नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए, इंजन के दस्तक को कम करने में मदद करने के लिए आपके टेट्रा एथिलेड ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ावा देता है और मोटर को भीतर वाले सीटों पर टूट फूट रोकने में मदद करता है। तो 69 का हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक घन मीटर पानी बर्फ में जम जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का जो घनत्व है वो 0.96 में पानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कटौती सत्य है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूं।
देखिए आप चारों विकल्प दिख रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि ध्यान से सुनिए 70 नंबर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घन मीटर पानी बर्फ़ में जम जाता है और 0 डिग्री पर बर्फ़ का घनत्व आपका कितना हो जाता है, तो 0.96 पानी है और निम्नलिखित में से कौन-सी कटौती आपकी सत्य होगी? तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि जल जमने पर फैलता है और सेकंड यही कह रहा है कि बर्फ़ 0 डिग्री पर पानी में तैरने लगेगा और इसका आधा आयतन सतह से ऊपर हो जाएगा और यही थर्ड कह रहा है कि ठोस होने पर सभी तरल पदार्थों का घनत्व इसके घनत्व से अधिक हो जाएगा। तो 70 में देखिए हमारा कौन-सा विकल्प हो जाएगा? तो 70 में हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी। कौन-सा? पहला और दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? कटौती सत्य बोल रहा है तो हमें पॉजिटिव लगाना है। पॉजिटिव हमारा देखिए पहला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा कि जल जमने पर फैलता है और हमारा सेकंड हो जाएगा, सेकंड भी हमारा पॉजिटिव होगा कि बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तैरने लगेगी और इसका आधा भाग जो आयतन होगा वह सतह से ऊपर होगा और आधा जो होगा बर्फ़ के पानी के सतह के नीचे होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि खानों में अधिकांश विस्फोटक किसकी मिलावट के कारण होता है? तो विकल्प कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और बी कह रहा है कि एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन और सी कह रहा है हवा के साथ मीथेन और डी यही कह रहा है कि इथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 71 का हमारा कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी, हवा के साथ हमारा मीथेन। देखिए अगर बात करें तो मीथेन विस्फोटक तब तब होता है जब खनन से मीथेन गैस का निर्माण होता है और उच्च दाब के कारण बाहर नहीं निकल पाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक कोयला खदान मीथेन सक्रिय खनन स्थानों पर मौजूद मीथेन और हवा का मिश्रण होता है। कोयला खनन क्षेत्र में विस्फोटक की प्रक्रिया के दौरान गैस का यह मिश्रण आपका निकलता है। आगे देखिए 72 नंबर यही क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम की सतह अक्सर आपके एनोडाइज्ड होती है। इसका मतलब ये है कि एक परत का जमाव है। तो कह रहा है क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो 72 में पूछ रहा है कि एल्युमिनियम की सतहें जो आपकी होती हैं वह अक्सर आपके एनोडा एनोडा एनोडाइज्ड होती हैं। इसका मतलब यह है कि एक परत जो आपका जमाव होता है वह आपका क्या होता है, तो आपके बी ऑप्शन हो जाएगा कि एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु की सतह पर ऑक्साइड का एक सुरक्षात्मक और सजावटी परत का निर्माण शामिल होता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया के दौरान एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतली परत बनाने के लिए एल्युमिनियम की सतह को विद्युत रासायनिक रूप से उपचारित किया जाता है। यह एक कठोर और टिकाऊ सतह प्रदान करने वाला संरक्षण प्रतिरोधी है। तो विकल्प हमारा 72 का बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, तो कूट का प्रयोग सही आपको बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प हमारा बी इसमें हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हमारा बी हो जाएगा। क्रैंकिंग का क्या हो जाएगा, तो क्रैंकिंग का हमारा पेट्रोलियम हो जाएगा। और दूसरे का हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा प्रगलन का क्या हो जाएगा, तो कापर हो जाएगा। और तीसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का डी क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजनीकरण का क्या हो जाएगा, खाद वासा हो जाएगी। और वल्बीकरण का क्या हो जाएगा, तो वल्बीकरण का हमारा हो जाएगा पहला कि रबड़ हो जाएगा। तो विकल्प हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कठोर जल के लिए उपयुक्त आपका नहीं है। हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो हमसे नेगेटिव ऑप्शन पूछ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे नेगेटिव पूछ रहा है। देखिए 74 नंबर में हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, हम ये नेगेटिव लगा देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कठोर जल के लिए उपयुक्त नहीं है वह बताना है आपको। तो कह रहा है पीने में, साबुन से कपड़े धोने में, बॉयलरों में प्रयोग करने में और फसलों की सिंचाई करने में। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन पूछ रहा है। यहाँ देखिए सही यानी पॉजिटिव हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कठोर जल का उपयुक्त नहीं है तो आपका पीने में भी सही हो जाएगा, साबुन से कपड़े धोने में भी हो जाएगा और बॉयलरों में उपयोग करने करने में भी हो जाएगा और फसलों की सिंचाई करने में भी हो जाएगा। यानी जो आपका कठोर जल है वह आपका उपयुक्त नहीं है किसमें, तो पीने में भी, साबुन में भी और बॉयलर के प्रयोग करने में भी और फसलों की सिंचाई करने में। तो विकल्प हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे देखिए
75 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अमोनियम आयन है। क्या कह रहा है कि अमोनियम आयन है, कह रहा है एक संयुग्मी अम्ल, एक संयुग्मी क्षार, ना ही अम्ल और ना ही क्षार, अम्ल और क्षार दोनों। तो 75 का हमारा कौन सा हो जाएगा विकल्प? तो देखिए 75 का हमारा ये हो जाएगा एक संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अमोनियम एक क्षार है क्योंकि यह पानी से हाइड्रोजनीकरण आयन ग्रहण कर रहा है। अमोनियम आयन इसका संयुग्मित अम्ल है। यह अमोनियम को दोबारा बनाने के लिए इस हाइड्रोजनी आयन को फिर से छोड़ सकता है। तो विकल्प हमारा ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 76 नंबर में कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो कह रहा है मीथेन गैस है, तरल पेट्रोलियम गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए ये आपका है मीथेन गैस। देखिए मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन की बात करें तो यह क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4 मृत वनस्पति और पशु पदार्थ के आपके अवायवीय अपघटना द्वारा दलदल जैसी जगहों पर प्राकृतिक रूप से बनती है। दलदल में बनने के कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और देखिए 77 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी। कौन सा? तो देखिए आवर्त में दाईं ओर जाने पर तत्वों की परमाणु आकार घटता है, वर्ग में नीचे पर बढ़ता है। इन आकार में 2 प्रवृत्तियों पर विचार करें तो इसमें आकर सोडियम, मैग्नीशियम और आपका एल्युमिनियम होना चाहिए क्योंकि वह एकमात्र समूह से होते हैं। तो विकल्प हमारा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम हमारा हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम हमारा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम आपका देखिए, फिर सोडियम हमारा बड़ा हो जाएगा एल्युमिनियम से। तो हमारा विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन तो आप सब जानते ही होंगे, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो कह रहा है जल का बर्फ बनना और जमना, कह रहा है बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना और चीनी के पानी में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है 78 में? तो देखिए ये हो जाएगा लकड़ी का जलना। क्यों? क्योंकि देखिए लकड़ी एक बार जल गई तो वह पुनः अपनी अवस्था में जो है वापस नहीं आ सकती है। और जो आपकी पुनः उस अवस्था में वापस आ जाए उसे देखिए जैसे जल से आपका बर्फ़ बन जाएगा, फिर वो आपका जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर यह जैसे आपका यह बर्फ़ बन गया तो यह जल बन जाएगा। और चीनी के पानी में घोल मिल जाएगा तो ये भी अलग हो जाएगा। और बर्फ़ पिघलेगा तो जल बनेगा, फिर उससे बर्फ़ बनाया जा सकता है। लेकिन जब लकड़ी जब एक बार जल गई तो उसे दोबारा हम लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो विकल्प हमारा सी जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 79 नंबर में सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और सिलिकॉन का प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो देखिए 79 नंबर में हम बात करें तो 79 नंबर में हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो पहला हमारा हो जाएगा। देखिए ये वाला क्रम है। तो हमारा देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आपका सिलिकॉन का यह प्राथमिक आयनिक ऊर्जा का यही सही क्रम हो जाएगा। विकल्प नंबर पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि विदेशी डीएनए को कह रहा है विदेशी डीएनए को फसल पौधे में हस्तांतरित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ देखिए विकल्प ए कह रहा है कि मिलाइडो गाइन एक्रोगीटा का, या एब्रोबैक्टीरियम ट्यूबोफेंसियस का, या सी कह रहा है कि आपको पेंसिलियम एक्सपेंसम का, या डी कह रहा है कि आपके ट्राइकोडर्मा हार्जिनिया का, हार्जियानम हार्जियानाम का। देखिए विदेशी डीएनए का फसल जो पौधों में आपका हस्तांतरित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 80 का विकल्प हमारा बी हो जाएगा कि आपके एग्रोबैक्टीरियम का। किसके? एग्रोबैक्टीरियम का, ट्यूबेफेंसियस का। देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेफेंसियस आमतौर पर विदेशी डीएनए को फसल में हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम जो है क्राउन पित्त का प्रेरक एजेंट होता है, जो कई व्यावसायिक फसलों का एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है। तो हमारा 80 का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए
71 नंबर क्या कह रहा है कि 81 नंबर कि बीटी कपास में क्या कह रहा है, बीटी कपास में पौधे के उत्तकों में आपका प्रोटॉक्सिन के रूप में मौजूद बीटी 20 डैश डैश के कारण सक्रिय विष में आपका परिवर्तित हो जा रहा है। तो कह रहा है कि कीट आंत के क्षारीय पीएच या कीट आंत के अम्लीय पीएच या आपके आंत सूक्ष्मजीवों की क्रिया या डी कह रहा है कीट आंत में रूपांतरण कारकों की उपस्थिति। तो 81 का हमारा हो जाएगा पहला ही कि कीट आंत का क्षारीय पीएच। देखिए बीटी कपास में पौधे के उत्तकों में प्रीटॉक्सिन के रूप में मौजूद बीटी जो आपके विष होते हैं वह कीट आंत का क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय विष में परिवर्तित हो जाते हैं। बीटी कपास का आंशिक आनुवंशिक रूप से संशोधित रूप है जो कपास के आम कीटों जैसे पतंगे बीटल आपके मक्खियों के रूप में आपके प्रतिरोधी हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि टाइलोज गुब्बारे की सतह होती है जो आसपास के कह रहा है कि आपके टाइलोज गुब्बारे की तरह होते हैं जो आपके आसपास के डैश डैश से विकसित होने वाले वाहिकाओं में होते हैं। देखिए कौन सा 82 है, तो पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि देखिए टाइलोज गुब्बारे की तरह होते हैं जो आसपास के पोत की भित्ति में गड्ढों के माध्यम से आपके पैरानाकाइमा से विकसित होने वाले वाहिकाओं में होते हैं। हार्डवुड या आपके ड्यूरामैन के जाइलम वाहिकाओं में दिखाई देने वाले गुब्बारे के आकार के अनाधिकार प्रवेश को टाइलोस कहा जाता है। यह वाहिकाओं में कोशिकाओं के भित्ति मौजूद गड्ढों के माध्यम से किरण पैराकाइमा के अनाधिकार प्रवेश से बनते हैं। विकल्प हमारा पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा आपके 82 में। आगे देखिए 83 क्या कह रहा है, वृद्धि वलय डैश डैश की गतिविधि के कारण बनते हैं। तो कह रहा कि इंट्रास्टेलर कैवियम, इंट्रा कैलोरी कैवियम, एक्स्ट्रा स्टेलर कैवियम या प्राथमिक कैवियम। तो 4 विकल्प दे रखे। तो देखिए 83 का हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, हमारा विकल्प नंबर देखिए इसमें हो जाएगा पहला ही आपके इंट्रास्टेलर कैवियम। देखिए वृद्धि वलय इंट्रास्टेलर कैवियम की गतिविधि के कारण बनते हैं। डाइकोट के तने और जड़ों में जाइलम और फ्लोएम के बीच आपके इंट्राफेस्कुलर और इंट्रास्टेलर कैवियम उपस्थित होता है। इंट्राफेस्कुलर कैवियम के किनारों के बीच उपस्थित पृथक किरण दो संवहनी बंडल यानी इंटरफेसिकुलर कैवियम के बीच एक कैवियम पट्टी बनाने के लिए विभाजित किया जाता है। विकल्प हमारा इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा आपका इंट्रास्टेलर कैवियम। आगे देखिए क्या कह रहा है 84 नंबर में, पर्यावरण मंत्रालय ने 1750 मेगावाट की लोअर डेमे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है। बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? देखिए दिबांग नदी है, लोहित नदी है, येपक नदी है या केमेंग नदी है। तो 84 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा यह लोहित नदी पर हो जाएगा। एथेना एनर्जी बेरचस ऑफ अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लोहित नदी पर 1750 मेगावाट की लोअर डेमेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। लोहित नदियाँ निम्न में से एक हैं जो असम अनुप्रवाह ब्रह्मपुत्र बनने के लिए मिलती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 85 नंबर, इन दिनों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? कह रहा है 7 मार्च, मार्च का पहला रविवार, 8 मार्च या मार्च का आपका पहला शनिवार। देखिए 85 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बढ़ती सदृशता को मनाने के लिए यह आपको हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। और 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या था? तो मैं जनरेशन इक्वलिटी हूँ, महिलाओं का अधिकार सरकार करते हुए था। आगे देखिए क्या कह रहा है, दो बेटियों वाले दंपति की अगली गर्भावस्था पुत्र होने की संभावना क्या है? 2 बेटियों वाले दंपति की अगली गर्भावस्था पुत्र होने की संभावना क्या है? तो 0%, आपके 25%, 50% या आपका 100%। तो देखिए 86 का हमारा बी हो जाएगा कि हमारे 25% है। 2 बेटियों वाले दंपति के अगली गर्भावस्था में जो पुत्र होने की संभावना है तो आपके 25% है। और आगे देखिए क्या कह रहा है 87 नंबर, पॉलीजेनिक लक्षण क्या है? क्या पूछ रहा है? पॉलीजेनिक लक्षण क्या है? देखिए कह रहा है ये एक लक्षण है जो कई जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। या कह रहा है कि ये एक लक्षण है जो जीन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
एक लक्षण है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, या डी कह रहा है एक लक्षण है जो आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो पॉलीजेनिक लक्षण क्या है? तो 87 का हमारा हो जाएगा पहला, यह है आपका एक लक्षण है जो कई जीनों द्वारा नियंत्रित होने से पॉलीजेनिक लक्षण है। आगे देखिए 88 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्यों के आपके आईजीएम के बारे में सही है? कह रहा कि पहला, आईजीएम प्लेसमेंट को पार कर सकता है, आईजीएम म्यूकोसल सतह की रक्षा कर सकता है, आईजीएम उच्च आत्मीयता प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, या डी कह रहा है कि आईजीएम मुख्य रूप से परिसंचरण में प्रतिबंध होता है। देखिए 88 में विकल्प हमारा डी हो जाएगा कि देखिए आईजीएम जो होता है वह मुख्य रूप से परिसंचरण में प्रतिबंधित हीमोग्लोबिन में आपके एंटीबॉडी के कई आइसोटाइप में से एक है जो आपके केशुरुकियों द्वारा निर्मित होता है। आईजीएम सबसे बड़ी एंटीबॉडी है। यह एक एंटीजन के प्रारंभिक जोखिम को प्रतिक्रिया में उपस्थित होने वाला पहला एंटीबॉडी है। और देखिए क्या कह रहा है कि एंटीजन के रूप में इसके साथ प्रतिक्रिया करने वाले एंटीबॉडी के कारण शरीर के ऊतकों या उत्पादकों का प्रतीक्षा विज्ञानी विनाश डैश डैश कहलाता है। तो कह रहा है कि तीव्र ग्राहिता आपके ऑटो इम्यूनी रोग, आपको फ्रेप्लोलेक्सिस या आपके इम्यूनो डेफिशिएंसी रोग। तो देखिए 89 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 89 का विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा कि आपके ऑटो इम्यूनी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर के ऊतकों या उत्पादक की प्रतिरक्षा के रूप में प्रतिजन के रूप में प्रतिक्रिया करने के कारण प्रतिरक्षा विज्ञानी विनाश को ऑटोइम्यून रोग कहा जाता है। यह ऑटोइम्यूनी रोग बीमारी में प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर के हिस्से जैसे आपके जोड़ों त्वचा को विदेशी मानती है। यह एंटीबॉडी नामक प्रोटॉन छोड़ती है जो स्वास्थ्य कोशिकाओं पर हमला करती है। आगे देखिए क्या कह रहा है 90 नंबर कि एक नर्स, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि एक नर्स एक मरीज को आपके पार्किंसन रोग के इलाज के लिए कार्बोडोपा लावोडोपा साइनामाइड के निर्देश दे रही है। नर्स को रोगी को बताती है कि निम्नलिखित में से कौन दवा अधिकता को इंगित करता है। तो कह रहा है कि स्वैच्छिक आंदोलन करने में कठिनाई, बढ़ा हुआ रक्तचाप, कम हुई भूख, या काला टेरी मल। देखिए हमारा 90 का हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कौन सा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि नर्स रोगी को बताती है कि स्वैच्छिक आंदोलन करने में कठिनाइयाँ दवा को अधिकता का संकेत देती है। डिस्नेक्सिया स्वैच्छिक आंदोलन में कठिनाई और लेवोडोपा ओवरडोज के लक्षणों में से एक है। अन्य दुष्प्रभावों में बात करें तो मतली, दस्त, उल्टी, हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, भ्रम और मतिभ्रम जैसे इसमें आपके लक्षण शामिल होते हैं। तो 90 का हमारा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये हमारे थे 40 क्वेश्चन, और क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ की डिमांड लग रही है कि हाँ वो पीडीएफ की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका फुल पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए, अगर चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। आपको लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी। मॉक टेस्ट आपका चाहे रीजनिंग हो और मैथ हो, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस हो, चाहे आपका साइंस हो। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं।